Hi guys and welcome back to the channel Study Squad. I was teaching you the NCERT of class 6. Now we are in the chapter 6. और पिछले जितने भी चैप्टर हैं आपने ठीक से पढ़ लिए होंगे. अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो और अच्छी बात है. अब मैं क्या कह सकता हूँ उसमें, बट इतना ज़रूर बताऊँगा अगर आपको 6 चैप्टर को अच्छे से समझना है और आगे वाली बुक जो आने वाली बुक हैं अगली क्लास की वो अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हो तो जितने भी पीछे के चैप्टर हैं वही ऐसे होते हैं, फाउंडेशन होती है. यानी उनको अगर सही से पढ़ोगे तभी उनके जो बड़े भाग आते हैं ना, उनसे बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको अच्छे से समझ पाओगे. सीधी सी बात है, इतना तो समझदार हो ही. और ये चैप्टर है 6. इसका नाम क्या है? हमारा देश भारत. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? भारत के बारे में पढ़ेंगे. भारत अक्षांश कौन से अक्षांश पर है, भारत के बीच में से कौन सा देशांतर जाता है, भारत की एरिया कितनी है, भारत ऊपर से नीचे की ओर कितने किलोमीटर में फैला है, दाएं से बाएं की ओर कितने किलोमीटर में फैला है. ठीक है, ये सारा देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. समझ आए? चलो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना. बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी आप होशियार तो हो ही. चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है. देखो इसमें क्या बात हो रही है? भौगोलिक विस्तार यानी उसका जो भूगोल है, नदियाँ, पहाड़, जमीन, ये सारा बहुत बड़ा है. ठीक है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है और पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर. इनके बीच में ये ट्रैप हो गया, यानी इनके बीच में ही ये है. भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं. हिंद महासागर कहाँ लहराता है? भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं. प्रायद्वीप समझते हो, जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे कि भारत ये है. नीचे वाला हिस्सा बता रहा हूँ ये, मैं तो एक तो बना और नहीं पाता हूँ. इधर भी पानी है, देखो मैं 1 सेकंड कर देता हूँ ब्लू. ये पानी है, ये भी पानी है इधर, और इधर भी पानी है. ये बंगाल की खाड़ी है ये वाली, और ये अरब सागर है ये वाला, और ये क्या है? ये कौन सा है? हिंद महासागर. तो ये 3 तरफ से गिर गया ना, ध्यान से समझो. एक तरफ से ये गिर गया, दूसरी तरफ से इधर से गिर गया, तीसरी तरफ से इधर से. तो ये क्या हो गया? ये वाला इससे क्या हो गया? भारतीय प्रायद्वीप, नीचे वाला. इतना समझ आ गया? समझ गए? ये वाला जो हिस्सा है ना भारतीय प्रायद्वीप है, तो 3 तरफ से पानी से घिरा है. इधर गिरा एक इधर गिरा, एक इधर गिरा. नाम भी बता दिए, दोबारा रिपीट कर लेना, समझ आ जाएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर. कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर. उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है? लगभग 3200 किलोमीटर. ये भी मैं समझाऊंगा अभी मैप से. ठीक है, अगर ना समझ आए तो चुपचाप बैठे रहना. बस मुझे ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेने दो, फिर मैं आराम से समझा दूंगा उसको. तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है? लगभग 2900 किलोमीटर. ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नताओं को दर्शाते हैं. ठीक है, यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है. इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है. यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं. वर्ष 2011 में पता भारत की पॉपुलेशन कितनी थी? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, पता तब. और अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो 146 करोड़ के आसपास है. जबकि आंकड़ा अभी आया नहीं, फिर भी लोगों ने ऐसे एस्टिमेशन किया है, जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ होती हैं उन्होंने एस्टिमेशन किया है. उसमें हम विश्व के प्रथम ऐसे देश हैं जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं. यानी भारत के अलावा कोई ऐसा देश नहीं जिसमें सबसे ज़्यादा इंसान रहते हों. यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है. था, अब नहीं है. अब भारत पहला है और चीन दूसरा है. भारत पहला है किसके मामले में बोल रहे हैं हम? जनसंख्या के मामले में. और चीन कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे. जनसंख्या के बारे में बात हो रही, जनसंख्या. ठीक है, चलो अब ये समझा देता हूं मैं पहले.
ये वाला पैराग्राफ देखो, इसमें बोला गया भारत का क्षेत्रफल कितना है। ये देखो भारत का क्षेत्रफल कितना बोला गया, 32 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी अगर आप देखोगे 32 लाख वर्ग किलोमीटर कैसे, देखो इधर बता दो, मैप है मेरे पास। अगर आप इसको पूरा देखोगे, ये पूरा यहाँ से लेकर ये सब कुछ जितना भारत है, ये कितना वर्ग किलोमीटर होगा, ये पूरा का पूरा कितने वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये समझ आ गया, बहुत अच्छी बात। अब दूसरी लाइन, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, लगभग 3200 किलोमीटर। ये देखो 3200 किलोमीटर कहाँ से, उत्तर में लद्दाख से लेकर और दक्षिण में कहाँ, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। यानी अगर यहाँ देखोगे उत्तर में, यहाँ है लद्दाख, इस एरिया में है लद्दाख, यहाँ से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी लास्ट में है, यहाँ कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार है, यानी इसकी लंबाई है, ये विस्तार कितना है यहाँ तक, अभी बताया था 3200 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से चलोगे किसी बस से या ट्रेन से यहाँ से, तो आपको कितना चलना पड़ेगा ऐसे करके, सबसे नीचे आने पर, भारत के सबसे नीचे आने पर, टिप पर आने पर, तो कितना आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ आओगे कन्याकुमारी, याद करो एक गाना है कश्मीर से कन्याकुमारी, यही है, यहाँ कश्मीर है यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है, लद्दाख और ऊपर है। लद्दाख से लेकर अगर आप आओगे नीचे, लद्दाख से ऐसे होते हुए, एक सेकंड रुक जाओ, लद्दाख से ऐसे होते हुए आओगे किसी भी बस से, ट्रेन से या किसी भी चीज़ से, तो आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा यहाँ तक आने में, 3200 किलोमीटर। समझ आ गया, यही विस्तार होता है। इतना बता दिया, अब अच्छे से समझ लेना। यहाँ देखो उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग कितना है, 3200 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो ये कुछ और लगेगा। शाबाश, ऐसे पढ़ते रहो। ये 3200 किलोमीटर था। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है, 2900 किलोमीटर। अब किसकी बात चल रही है, पूर्व में आप जाओगे अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में कहाँ तक जाओगे, 2900 किलोमीटर। पश्चिम में कहाँ तक जाओगे, कच्छ तक। अब देखो मैं दिखाता हूँ। अब पूर्व में यहाँ जाओगे, ये पूर्व है, यहाँ जाओगे, यहाँ मिलेगा आपको अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ मिलेगा आपको कच्छ, इस एरिया में सबसे लास्ट में। तो अगर आप यहाँ से यहाँ चलोगे ऐसे, अगर इस एरिया से और इस एरिया तक जाना है किसी भी ट्रेन से या बस से, ऐसे जाओगे, तो आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, आप ये बताओ। तो ऊपर से नीचे जाने पर, यानी लद्दाख से कन्याकुमारी तक जाने में आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा था, 3200 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक चलोगे, गुजरात के कच्छ तक चलोगे, तो आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो मैंने बता भी दिया। ये रहा पश्चिम में कच्छ तक, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग कितना चलना पड़ेगा, 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। तो आप ये समझो इसमें क्या बोला गया, ऊंचे ऊंचे पर्वत और बहुत सारे भारतीय मरुस्थल, महामरुस्थल और उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूहों की स्थल रूपों की जो ये समूह है, और इसमें क्या क्या है, बहुत सारे स्थल रूप हैं, उनकी भिन्नता को कौन दर्शाता है, यही सब चीज़ें दर्शाती हैं। जैसे आप ये समझो, इसमें इधर आप देखोगे ये राजस्थान की साइड, ये इधर है रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, ये अलग टाइप का है। इधर आप देखोगे, मैं इसको मिटा लेना चाहूँगा, नहीं दूसरे कलर को यूज़ कर ले रहा हूँ। इधर आप देखोगे ये पठारी भाग है। पठार का मतलब होता है जो बहुत ऊंचा होता है और एकदम टेबल के समान होता है, यानी ऊंचा भी है और टेबल के समान है। और आप इधर देखोगे, इधर पहाड़ है बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे। तो ये क्या है, ये एक जैसा तो है नहीं। और ये बीच में क्या है, मैदान है, यानी जहाँ हम खेती करते हैं, ये वाला। तो आप ये समझ पा रहे हैं ये कैसा है, ये जो समूह है, यानी समझ लो ये जो सब कॉन्टिनेंट है,
तो ये कैसा है, ये नीचे वाला भाग ये प्रायद्वीप कहलाता है, ये वाला। अब ये समझो कि ये कैसा, इस पूरे भारत पर जो भी है वो सब अलग अलग है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं क्या है रेगिस्तान है, कहीं पठार है ये वाला, कहीं कुछ और है, कहीं मैदान, ये मैदान है, समझ गए ना। यही तो यहाँ बताया गया है, लाइन लाइन समझानी पड़ती है एनसीईआरटी इसकी। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान, पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह, स्थल रूपों की क्या दिखाता भिन्नता। ये स्थल रूपी तो है सारे, लैंडस्केप्स हैं अलग अलग टाइप के को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। यहाँ देखो जलवायु, आप समझो कैसे, आपको ये अब तो मिटाना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए, इतना समझ लेना, अगर ना समझ आए तो पीछे देख लेना रिवाइंड करके। ये देखो, आप यहाँ जाओगे इस एरिया में तो ठंड लगेगी बहुत, ठीक है, और आप अगर इस एरिया में जाओगे राजस्थान के, यहाँ पर आपको गर्मी लगेगी बहुत दिन के समय। और अगर आप समुद्र के किनारे जाओगे तो आपको एक तरीके का ऐसा मौसम मिलेगा, ना तो ज़्यादा ठंड लगेगी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, तट वाले एरिया में। और अगर आप बीच में चले गए तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगेगी और बहुत ज़्यादा ठंड भी लगेगी, समझ आ गई। इधर चलोगे इधर भी ठंड है क्योंकि यहाँ पे पहाड़ बहुत सारे हैं। तो आपको दिख रहा है ना, सब एक ही भारत में हर जगह मौसम अलग अलग है, यही होती है भिन्नता। और भाषा भी, यहाँ आप जाओगे तो यहाँ ज़्यादातर उर्दू वाली भाषा है, यहाँ जाओगे तो यहाँ ज़्यादातर तमिल वाली भाषाएं हैं सारी, यानी द्रविड़ भाषाएं हैं, जैसे कि कर्नाटक भाषा है और क्या नाम है तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है केरल वाली, और ये सारी भाषाएं अलग अलग टाइप की बोली जाती हैं। और अगर आप उत्तर में आओगे, यानी इस वाले एरिया में, उत्तर में इस वाले में, तो आपको पता चलेगा यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्या बोलते हैं, हिंदी। और आप इधर एरिया में जाओगे या और कहीं मोस्टली शहरों में जाओगे तो आपको इंग्लिश मिलेगी। तो हर जगह अलग अलग है ना, और कपड़े भी अलग अलग हैं क्योंकि मौसम बदलेगा तो कपड़े भी बदलेंगे। अगर ठंड वाली एरिया तो वहाँ कपड़े गर्म पहनते हैं, और गर्म वाली एरिया है तो वहाँ कपड़े वैसे पहनते हैं थोड़े हल्के। तो आपको ये समझ, आप खाना भी वैसे ही खाएंगे, जैसे एरिया वैसे ही। ये समझ आ रहा है, ये भिन्नता किसमें है, ये कल्चर में दिख रही है। क्यों दिख रही है, क्योंकि हम कल्चर से ही तो अलग तरीके से बनते हैं, सीधी सी बात है। कल्चर जैसा होगा वैसा ही इंसान अपने आप को ढालता है। ये समझ गए होगे तो बस ठीक है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। इतने सारे भिन्न चीज़ें होने के बाद, कहीं पहाड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कहीं कैसी भाषा, लेकिन फिर भी हम एक देश में रहते हैं। यही है एकता जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि एक राष्ट्र में बंधे हैं। और ये बता दिया था 2011 में क्या हुआ था, जनगणना जब हुई थी तो उसमें कितनी आबादी थी भारत की, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी, ठीक है। और अब 146 करोड़ से भी ज़्यादा है। और हम पहले ऐसे देश हैं विश्व में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले हैं। और दूसरा कौन है, चीन। ये बता दिया स्थिति। अब देखो, अब इसमें स्थिति बता रहे हैं, भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा 23 पॉइंट यानी 23 डिग्री और 30 उत्तरी अक्षांश, ये समझ गए। देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, बस। दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर देखोगे तो कैसे पता चलेगा, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कैसे है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश और 32 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। एक सेकेंड, हाँ अब देखो, कर्क रेखा 32 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश देश के लगभग कहाँ से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। और चित्र 6.2 में देख सकते हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर तथा ये वाला देखो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। ये समझ गए, बस ठीक है। पश्चिम से लेकर, अगर आप ये मिटाल दें, मैं मिटाल दे रहा हूँ, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कितना है,
ये देखो यहाँ से देखो, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये बहुत हार्ड होता है समझना, इसको मैं मैप के माध्यम से समझा दूंगा। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत किस गोलार्ध में आएगा? तो पता ही है कौन से गोलार्ध में आएगा, ये मैं खुद नहीं बताऊंगा तो खुद ही जान जाओगे। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर क्या होता है, स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। इस तरह की दूरी पर दो स्थानों के बीच लगभग अंतर कितना होगा? 2 घंटों का अंतर होगा। जैसा कि आपने पढ़ा है, प्रत्येक डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। जैसा कि आपने पढ़ा है, प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। आपको ये पता है? पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। समझ आया? पश्चिम में जो होता है ना, यानी अगर आप गुजरात में देखोगे तो अगर सूरज 8 बजे निकलता है तो पूरब में कब कितने बजे निकलेगा बताओ? 2 घंटे पहले। अगर 8 बजे निकलता तो वहां कितने बजे निकलेगा? 6 बजे। आप पहले पढ़ चुके हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को हम क्या मानते हैं? भारत का मानक समय मानते हैं। आप पढ़ चुके हैं ये बात, ये वाला जो बता रहा हूँ मैं, 1 सेकंड रुक जाओ, ये वाला आप पढ़ चुके हो। आप कलर भी चेंज करके बता दे रहा हूँ। ये 82 डिग्री 82.5 डिग्री बताया था मैंने। ये कहाँ से जाती है? देश के बीच से होकर जाती है ऐसे करके। अगर ऐसे बताया, ये 82.5 डिग्री है और यही भारत का मानक समय होता है। मानक समय समझते हो? जिसको आधार बनाया जाता है, जो सारे फोन्स में और सारी वॉचेस में और सारे देश में दिखता है, यही मानक समय होता है। वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पहले सूर्य निकल आ जाएगा, यहाँ 6 बजे होंगे तो यहाँ अलग टाइम होगा, क्योंकि यहाँ 2 घंटे बाद सूरज निकलेगा तो यहाँ 6, तब यहाँ 8 बज जाएंगे तब तक। तो ये भिन्नता के कारण अगर हम ऐसे बोलेंगे पूरे देश में सूरज कब निकला? 6 बजे, क्योंकि ये मानक समय के हिसाब से पता करेंगे, यहाँ का नहीं ना यहाँ का। यहाँ जब आ जाएगा सूरज, इस मानक समय पर पता करते हैं। ठीक है, यही टाइम ऐसा है जिसमें मानक समय से चलते हैं। इतना समझ गए? बहुत अच्छी बात है, रंगीन बन गई है पूरी बुक। अब ये समझा दूं पहले, ये वाले जो है और ये सारे ये टर्म्स होते हैं जो कहते हैं ना एनसीईआरटी को बहुत आराम से पढ़ा जा सकता है, वो पता चलता है तभी जब खुद पढ़ते हैं। चलो अब देखो विस्तार देखो। पहले कहाँ से विस्तार दिखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री है उत्तरी में। उत्तरी अक्षांश ही तो है, उत्तर गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा 23.5 डिग्री है। तो ये तो पता ही है आपको, इसमें क्या है किंतु परंतु। अब ये देखो मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से? भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर तथा कहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश। ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो देखो कैसे, आप देखोगे यहाँ आपको यहाँ कहीं मिलेगा 8 डिग्री, ठीक है, और ऊपर जाओगे तो भारत का विस्तार यहाँ तक मिलेगा। और कितने डिग्री तक पहुंच गया? ये 37 डिग्री। समझ आ गया? यही है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये देखो अगर आप मैप को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा खुद से ही। यहाँ अगर देखोगे यहाँ से, 1 सेकंड रुक जाओ, ये देखो यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगा, ये देखो 0 है ना यहाँ पे, तो 0 से ऊपर बढ़ोगे तो ऐसे आएगा ना, 0 से ऊपर 1 2, तो कहीं ऐसा होगा जो जहाँ 8 मिलेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ से लेकर आप ऊपर जाओगे और भारत का विस्तार कहाँ तक मिलेगा? ऐसे करके जाओगे और भारत का विस्तार आपको मिल जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये मुख्य भूमि का विस्तार। और अगर पूर्व से पश्चिम को देखोगे या पश्चिम से पूर्व, यानी इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर, कहीं भी देखोगे तो इसका अलग विस्तार है। ये देखो यहाँ दिखाया गया है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार कैसा है? 68 डिग्री 7 मिनट
और कितना है, कहाँ तक, 97 डिग्री 27 मिनट। ये देखो, ये देखो, यहाँ समझ आएगा। ये देखो 60 है, ध्यान से देखो। अगर इधर बढ़ोगे तो कितना है, 61 62 ऐसा करके आएगा। तो यहाँ आएगा आपको कहीं, एक सेकंड, यहाँ कहीं आ जाएगा 68 डिग्री लगभग, यही है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। फिर यहाँ से इधर तक बढ़ोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 68 के बाद यहाँ आ जाएगा 97 डिग्री, 97 डिग्री 25 मिनट, 25 मिनट अगर लिखोगे ऐसे यहाँ तक। और यहाँ कितना होगा, और यहाँ होगा 68 डिग्री और कितना था, 7 मिनट, 7 मिनट। ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा विस्तार बता दिया मैंने पूरे अच्छे से। और भारत किस गोलार्ध में है आपको ये पता होगा। गोलार्ध का मतलब ये समझ गए, यहाँ अगर बताया गया था भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ये वाला उत्तरी गोलार्ध में है क्या नहीं है। देखो अगर ये पृथ्वी है तो हम कौन से गोलार्ध में आते हैं, ये बीच में लाइन है, उत्तरी गोलार्ध ये है और दक्षिणी गोलार्ध ये है, हम इस गोलार्ध में आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है उत्तरी गोलार्ध, समझ आ गया। और ये बंगाल की खाड़ी है, ये भी दिखा दिया, बंगाल की खाड़ी ये है। और ये है हिंद महासागर, ये देखो लिखा भी हिंद महासागर। और ये कौन सा है, अरब सागर, ये देखो अरब सागर लिखा है। पेन चेंज करने की ज़रूरत है तो बताओ। ये देखो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों हो गया। हम तीन तरफ से किससे गिर गए, पानी से। तो यही कौन सा, ये वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीप होता है, समझ गए। ये नीचे वाला हिस्सा ये कौन सा है, प्रायद्वीप। इतना समझ आ गया होगा तो देखो अभी फिर से दोबारा कलर कर दो। ये प्रायद्वीप हिस्सा होता है जो पानी से तीन तरफ से गिर गया। किससे गिर गया, पानी से गिर गया, तो ये कौन सा होगा, प्रायद्वीप। तो ये सबसे पहले यहाँ पढ़ाया गया था। प्रायद्वीप क्या होता है, स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। सब समझा दिया अच्छे से। ये श्रीलंका है, ये अपना देश नहीं है, दूसरा देश है, ठीक है। और अगर ये दूसरे मैप में दिखाऊं तो ये देखो अरुणाचल प्रदेश रहा, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है। और गुजरात का कक्ष एरिया इधर है, ये गुजरात है। और ये लद्दाख है, यहाँ से लेकर लद्दाख से बताया था मैंने नीचे तक अगर जाओगे कन्याकुमारी तक, यहाँ तक तो आपको कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 3200 किलोमीटर। अगर आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे यहाँ से, और कहाँ तक चलेंगे, ऐसे चलोगे ऐसे 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 और यहाँ तक चलोगे कक्ष तक, तो आपको 2900 किलोमीटर चलना पड़ेगा, 2900 किलोमीटर। और अगर आप ऊपर से नीचे चलोगे यहाँ से लद्दाख से ऐसे, तो आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा, 3200 किलोमीटर। समझ आ गया, यही बताया था बहुत अच्छे से। ये देखो यहाँ पहले ही वाले लाइंस में था 3200 किलोमीटर 2900 किलोमीटर, पूरा क्लियर कर दिया। अब कल से आपको ये पढ़ाऊंगा मैं भारत के पड़ोसी देश, और कौन से पड़ोसी हैं मैं अभी भी आपको थोड़ा सा झलक दे सकता हूँ। कल थोड़ा सा रिवीजन करके आना ताकि आपको अच्छे से, ये लास्ट चैप्टर है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद आपको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा मैं, यानी इतिहास, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। बस अगर आप समझदार हुए और पढ़ने के लायक हो, यानी मन लगता है पढ़ने में, तो आपको सब समझ आएगा। सीधी सी बात है, अगर पढ़ने का मन ही लगेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। वही बात होगी कि कोशिश मैं करता रहूँगा और तुम्हें कुछ आएगा नहीं। चलो अच्छी बात है, पढ़ते रहोगे तो बहुत अच्छी बात है। भारत हमारा देश है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द कौन सा है, इधर जाओगे तो कौन है, पाकिस्तान। और इधर जाओगे तो क्या कौन सा है, अफगानिस्तान। इधर जाओगे तो कौन मिलेगा, नेपाल। और थोड़ा और ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, चीन। और उसके थोड़े नीचे मिलेगा तिब्बत। अब लेकिन तिब्बत किसका हिस्सा बन गया, अब तिब्बत बन गया है चाइना का हिस्सा, ठीक है। तो अब और इधर मिलेगा भूटान, ये भी अपना नहीं है, नहीं तो अपना समझ लो। ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये श्रीलंका है, ठीक। अब मैं बताता हूँ एक एक करके नाम। मालदीव भी है, पता है, ये वाला देश है। ये हमारा लक्षद्वीप, ये अपना है। मैं जोड़ भी देता हूँ ऐसे करके, ये अपना है। अब मैं नाम एक एक करके लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, वो क्या नाम है, नंबर डाल रहा हूँ। ये इसको एक नंबर दूंगा ही नहीं मैं। चलो अपन भूटान को देते हैं। जैसे मान लो एक नंबर ये है, दूसरा पड़ोसी देश ये है नेपाल, तीसरा है बांग्लादेश,
ठीक। चौथा है चाइना, पांचवा है पाकिस्तान, छठवां है अफगानिस्तान, सातवां है श्रीलंका और आठवां है मालदीव। तो कितने पड़ोसी देश हो गए अपने? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 8। यानी भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 8। समझ आ गया? और सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री कौन शेयर करता है, यानी बहुत ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, वो है बांग्लादेश। ठीक है। बंगाल की खाड़ी भी बता दिया, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर और ये है हिंद महासागर। यही वाला हिस्सा क्या बोला गया, जो 3 तरफ से पानी से गिर गया, वही है प्रायद्वीप। भारत का निचला हिस्सा क्या है? प्रायद्वीप, ये भारत। और भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 8 पड़ोसी देश। उसमें नाम भी बता दिए थे मैंने, कौन से। अगर आप जौन से जिस तरीके से याद कर पाओ, जैसे भारत के 8 पड़ोसी देश हैं, मैं नाम बता रहा हूँ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन और फिर बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे कितने हैं? और एक और है म्यांमार, ये रहा। इसको मैं नंबर देना भूल गया था, 7 नंबर दिया नहीं लग रहा किसी को। एक सेकंड। 1 नंबर भूटान, दूसरा नंबर नेपाल, तीसरा नंबर बांग्लादेश, चौथा नंबर चाइना, 5वां नंबर पाकिस्तान, 6वां नंबर अफगानिस्तान, 7वां नंबर श्रीलंका, 8वां नंबर मालदीव और एक और है, ये भी है, पड़ोसी है। ठीक है। ये आप इसमें पढ़ोगे बहुत अच्छे से, और जो चैप्टर आएगा। और हाँ, इसी चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्यों के बारे में पढ़ेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। यानी राज्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेट्स, और केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। समझ आए? यूनियन टेरिटरीज। अगर आपको पता होगा, राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सारे राज्य हैं। और यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? जैसे कि चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी। चलो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।